गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हमने राजस्थान का इतिहास प्रारंभ किया था और राजस्थान के इतिहास में सांबर के चौहान पढ़ रहे थे और सांबर के चौहानों के संबंध में पीछे 3 क्लास अपलोड कर दी हैं। और उसी के बाद सांबर के चौहानों में आगामी जो शासक बनता है जगदेव के बाद में, उसका नाम है विग्रहराज चतुर्थ। क्या नाम है? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ बनता है। इसी विग्रहराज चतुर्थ को तो बीसल देव के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बीसल देव के नाम से जाना जाता है। मित्रों, एक बात मैंने बताई थी, सांबर में चौहानों का साम्राज्य विस्तार का काल किसके काल को माना जाता है? तो वो मैंने बताया था, अजय राज के काल को सांबर के चौहानों का साम्राज्य विस्तार का काल माना जाता है। और उसी के साथ मैंने एक बात और भी बोली थी। वो बात क्या थी कि सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है? तो वो कौन हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। यानी सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। कौन सा काल माना जाता है? सांबर के चौहानों का आपसे पूछ लिया जाए कि स्वर्ण काल किसके काल को माना जाता है, तो विग्रहराज चतुर्थ के काल को सांबर के चौहानों का क्या माना जाता है? स्वर्ण काल माना जाता है। इसके काल को सांबर के चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। इसके बाद में ध्यान रखना, इतिहास में इसी विग्रहराज या बीसल देव को कवि बांधव किस नाम से जाना जाता है? कवि बांधव व कट्टी बांधव के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कवि बांधव व कट्टी बांधव के नाम से जाना जाता है। मित्रों, ध्यान रखना, इसे कवि बांधव क्यों कहते हैं, इसे कट्टी बांधव क्यों कहते हैं? तो इधर ध्यान दीजिए जरा। कवि बांधव का मतलब ये होता है कि विग्रहराज चतुर्थ के काल में अनेक कवियों का आश्रय, यानी अनेक कवियों को ये आश्रय प्रदान करता था, इसलिए क्या कहा जाता है? इसको कवि बांधव कहते हैं। यानी कवियों को इसके दरबार में कवियों को आश्रय, यानी इसके दरबार में अनेक कवि रहते थे, इसी कारण इसे किस नाम से जाना जाता है? कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। कट्टी बांधव क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्वयं कवि था। कौन कवि था? विग्रहराज चतुर्थ स्वयं कवि था, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? कट्टी बांधव के नाम से जाना जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी विग्रहराज चतुर्थ के काल को चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है। इसे तो कवि बांधव व कट्टी बांधव के नाम से जाना जाता है। क्योंकि कवि बांधव इसलिए कहते हैं क्योंकि कवियों का आश्रयदाता था। कवियों का क्या था? ये आश्रयदाता था। और कट्टी बांधव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्वयं क्या था? कवि था। स्वयं कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि विग्रहराज चतुर्थ ने एक नाटक की रचना की थी। वो नाटक कौन सा था? हरिकेली। कौन सा नाटक था? हरिकेली नाटक की रचना की थी। किसने रचना की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। यानी विग्रहराज चतुर्थ ने स्वयं कवि था, इसने हरिकेली नाटक की रचना की थी। हरिकेली नाटक की रचना की थी। देखिए मित्रों, इसके दरबार में कहा जाता है ये कवियों का आश्रय दाता था। इसके दरबार में कवि था। इसके दरबार में जो कवि थे वो कौन कौन से थे? इसके दरबार में कवि थे, कुछ कवि थे, उनके नाम लिख रहा हूं मैं। इसके दरबार में कवि कौन कौन से थे? तो ध्यान देना मित्रों, इसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था ललित विग्रहराज।
इसके दरबार में एक कवि था जिसका नाम था सोमदेव। क्या नाम था? सोमदेव। और एक दूसरा कवि था जिसका नाम था नरपति नल है। क्या नाम था? नरपति नल है। देखिए इस सोमदेव ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? इस सोमदेव ने ग्रंथ लिखा था ललित विग्रह राज। कौन सा ग्रंथ लिखा था? ललित विग्रह राज ग्रंथ की रचना की थी। आपसे पूछा जाए ललित विग्रह राज की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। और ये किसके दरबार में कवि था? तो विग्रह राज चतुर्थ के दरबार में कवि था। इसके बाद में ध्यान रखना, इसका जो दूसरा दरबारी कवि था जिसका नाम क्या था? नरपति नल है। और इसी नरपति नालय ने किस ग्रंथ की रचना की थी? इसी नरपति नालय ने बीसल देव रासो। कौन से ग्रंथ की? बीसल देव रासो ग्रंथ की रचना की। आपसे पूछा जाए बीसल देव रासो ग्रंथ की रचना किसने की थी? नरपति नालय ने की थी। सोमदेव ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो ललित विग्रह राज ग्रंथ की रचना की थी। इस ललित विग्रह राज जो ग्रंथ है इसमें लिखा क्या है? इसमें जो इंद्रपुर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था देसल देवी, और देसल देवी के साथ विग्रह राज चतुर्थ का प्रेम प्रसंग लिखा गया है। कौन सा प्रसंग है? प्रेम प्रसंग। यानी इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देव के साथ प्रेम प्रसंग की वर्णन किया गया है। कौन से ग्रंथ में? ललित विग्रह राज में। और इसी के बाद में नरपति नालय ने जो ग्रंथ लिखा था बीसल देव रासो, उसी बीसल देव रासो में उड़ीसा के एक भोज परमार की पुत्री थी जिसका नाम था राजमती। क्या नाम था? राजमती के साथ प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। किसमें? बीसल देव रासो में। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी विग्रह राज चतुर्थ के बाद में मेन फैक्ट पढ़ रहे हैं। विग्रह राज चतुर्थ के काल को चौहानों का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। इसे कवि बांधव कहते हैं क्योंकि ये कवियों का आश्रयदाता था। इसे कट्टी बांधव कहते हैं क्योंकि ये स्वयं कवि था। इसने कौन से नाटक की रचना की थी? हरि के लिए नाटक की रचना की थी। इसके दरबार में कवि था जिसका नाम था सोमदेव, जिसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? ललित विग्रह राज। इसके दरबार में दूसरा कवि था नरपति नालय है जिसने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? बीसल देव रासो की रचना की थी। इतना समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में देखिए मित्रों, विग्रह राज ने अपने काल में अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। कौन सी पाठशाला का निर्माण कराया? एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। कौन सी पाठशाला का निर्माण करवाया? संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया। और उसी संस्कृत पाठशाला में एक मंदिर बनवाया जिसका नाम था सरस्वती माता का मंदिर। किसका मंदिर बनवाया? सरस्वती माता का मंदिर बनवाया। देखिए विग्रह राज ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और उसी में सरस्वती माता का मंदिर बनवाया। मित्रों ध्यान देना, कहा जाता है ये संस्कृत पाठशाला है, इसमें पृथ्वीराज तृतीय था उसके काल में इसी संस्कृत पाठशाला में 85 अध्यायों का पाठ पढ़ाया जाता था। कितने? 85 अध्यायों का पाठ पढ़ाया जाता था। और पृथ्वीराज तृतीय के काल में मोहम्मद गोरी के साथ उसका एक गुलाम आता है जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और यही कुतुबुद्दीन ऐबक इस संस्कृत पाठशाला को तोड़ाकर, यानी संस्कृत पाठशाला को तोड़ाता कब है? 1194 ईस्वी में। कब तोड़वाता है?
1194 ईस्वी में इसी संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इसी संस्कृत पाठशाला को तुड़ाकर इसका नाम रख देता है 2.5 दिन का झोंपड़ा। क्या नाम रख देता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। आपसे पूछा जाए 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पे बना हुआ है? अजमेर में। किस पाठशाला को तुड़ाकर बनाया गया है? संस्कृत पाठशाला को। और किसने तुड़ाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कब तुड़वाया था? 1194 में। और क्या बना दिया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा। मित्रों ध्यान देना, ये 2.5 दिन झोंपड़ा है। ये जो इमारत बनी हुई है अजमेर में संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर, ये 16 खंभों की इमारत है। कितने खंभों की इमारत है? 16 खंभों की इमारत है। कितने खंभों की इमारत है? 16 खंभों की इमारत है। इसलिए इसे 16 खंभों का महल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपसे पूछ रहे 16 खंभों का महल कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? अजमेर में। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा क्यों कहते हैं? मित्रों ध्यान देना जरा। इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2 व्यक्तियों के नाम, अलग अलग सिद्धांत हैं। इसे 2.5 दिन को झोंपड़ा कहने वाला एक व्यक्ति का नाम है पर्सी ब्राउन। क्या नाम है? पर्सी ब्राउन। एक व्यक्ति का नाम मिलता है पर्सी ब्राउन और दूसरे का नाम मिलता है जॉन मार्शल। क्या नाम है? जॉन मार्शल। पर्सी ब्राउन कहता है कि इसी 2.5 दिन के झोंपड़े पर यहाँ पे पीर पंजाब साहेब का उर्स लगता है। क्या लगता है? उर्स का मतलब होता है यहाँ पे पीर पंजाब साहेब का 2.5 दिन उर्स यानी मेला लगता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। और इसी के बारे में जॉन मार्शल ने क्या कहा था? इसने कहा था यहाँ इसी 2.5 दिन यानी संस्कृत पाठशाला को तोड़ाकर इसी 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण तो 2.5 दिन में हुआ है। कितने दिनों में हुआ है? इसका निर्माण तो 2.5 दिनों में हुआ है। कितने दिनों में हुआ है? 2.5 दिनों में हुआ है। ये कहता कौन है? जॉन मार्शल। पर्सी ब्राउन क्या कहता है? यहाँ पे पीर पंजाब साहेब का उर्स लगता है। कितने दिन है? 2.5 दिन। इसलिए इसका नाम क्या है? 2.5 दिन का झोंपड़ा। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि विग्रहराज चतुर्थ ने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया और उसी में सरस्वती माता का मंदिर बनवा दिया। और पृथ्वीराज तृतीय के काल में जो त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है, एक व्यक्ति का नाम आता है जो अफगान से आता है जिसका नाम था मोहम्मद गोरी। और मोहम्मद गोरी के साथ में उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसी संस्कृत पाठशाला को तुड़वा कर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवा दिया था। कब बनवा दिया था? 1194 में। और यह कितने खंभों की इमारत है? 16 खंभों की इमारत। इसलिए 16 खंभों का महल भी कहते हैं। और इसी के बारे में पर्सी ब्राउन ने कहा कि यहाँ पे पीर पंजाब साहेब का उर्स लगता है 2.5 दिन, इसलिए इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। और जॉन मार्शल ने इसके बारे में कहा है कि यहाँ इसका निर्माण तो कितने दिनों में हुआ है? 2.5 दिन में हुआ है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? 2.5 दिन का झोंपड़ा कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। इसका स्क्रीनशॉट लेना जरा। इसके बाद में आपको ध्यान क्या रखना है? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इसके बाद में एक व्यक्ति का नाम मिलता है जिसका नाम था किलहौरन। क्या नाम था? किलहौरन। किलहौरन ने इस विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसल देव की तुलना किसे की है? बीसल देव की तुलना कालिदास से की है। किससे की है? कालिदास से की है।
यानी किलहौरन ने बीसल देव की तुलना किससे की है? कालिदास से की है। और इसी विग्रहराज चतुर्थ ने एक दिल्ली का शासक था, एक गजनी का शासक था, जिसको पराजित किया था। तो आपको बता देता हूं, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया। किसको पराजित किया था? दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया। मित्रों ध्यान देना, इसी विग्रहराज चतुर्थ के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। वो प्रश्न कैसा था? देखिए, इसी विग्रहराज चतुर्थ के बारे में जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको। एक शिवालिक शिलालेख मिला था, एक शिलालेख था जिसका नाम था शिवालिक शिलालेख। यानी दिल्ली से एक प्राप्त अशोक का जो शिलालेख था उसके निकट एक शिवालिक शिलालेख को उत्कीर्ण कराया था 9 अप्रैल 1163 में। और यह प्रश्न पूछा गया था कि अशोक के शिलालेख के नज़दीक कौन सा शिलालेख विग्रहराज चतुर्थ ने उत्कीर्ण करवाया था? तो वो कौन सा था? शिवालिक शिलालेख। तो लिख लेना जरा, विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली से प्राप्त अशोक के शिलालेख के नज़दीक, अशोक के शिलालेख के नज़दीक है 9 अप्रैल 1163 ईस्वी में शिवालिक लेख को उत्कीर्ण करवाया। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी विग्रहराज चतुर्थ के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव व कटी बांधव के नाम से जाना जाता है। इसके काल को स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में विग्रहराज ने कौन से ग्रंथ की रचना की थी? यानी नाटक की रचना, हरिकेली नाटक की रचना की थी। और उसी हरिकेली नाटक इसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, जिसमें सरस्वती माता का मंदिर बनवाया था। और सरस्वती माता का मंदिर बनवाया था, उसी सरस्वती माता के मंदिर को यानी संस्कृत पाठशाला को तोड़वा दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और 2.5 दिन का झोंपड़ा बना दिया था। और उसी हरिकेली नाटक का जो आधा भाग है वो 2.5 दिन के झोंपड़े पर लिखा गया था। और उसी का आधा भाग जो ब्रिस्टल इंग्लैंड की एक शहर है, उसमें राजा राम मोहन राय की प्रतिमा बनी हुई है। उसी हरिकेली नाटक का आधा भाग लिखा गया है। इसके बाद में मैंने बताया था किलहौरन ने बीसर देव की तुलना किससे की है? कालिदास व भवभूति से की है। इसके बाद में इसी विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली के तोमर शासक को पराजित किया। और इसके बाद में दिल्ली से जो प्राप्त अशोक का शिलालेख था, उस शिलालेख के नज़दीक 9 अप्रैल 1163 ईस्वी में शिवालिक शिलालेख को उत्कीर्ण कराया। इतना समझ में आ गया होगा मित्रों। इसके बाद में देखिए, इसके बाद में आगामी जो शासक बनता है वो बनता है सोमेश्वर चौहान। यानी पृथ्वीराज द्वितीय का चाचा था, जिसका नाम था सोमेश्वर चौहान। और ये गुजरात के जयसोम और कुमारपाल के दरबार में था। आबू के शासक जैतर सिंह का सहयोग करने के लिए ये जाता है सोमेश्वर चौहान। और वहाँ पर जो एक चालुक्य शासक था जिसका नाम था भीमदेव द्वितीय, यानी भीम सिंह द्वितीय था, जिसने 1177 ईस्वी में सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी थी। और हत्या करने के बाद में जो आगामी शासक बनता है सांबर का अंतिम चौहान वंश, जिसे हिंदू सम्राट वंश यानी हिंदुओं का सबसे शक्तिशाली राजा पृथ्वीराज तृतीय, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में, कल की क्लास में हम मिलते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में चर्चा करेंगे, उसका जन्म कैसे हुआ, कैसे कैसे संघर्षों को उसने झेला। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।